Hello, it's me. Long time no see, and this is episode 137 of the जिनका सीरीज स्टोरी बिल्कुल सीधी है हमारी जिनका सीरीज की। आप मुझे ईमेल करते हैं, हम ये स्टोरी सुनाते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। कोई जजमेंटल सीन नहीं है हमारा। हम जो आप कहते हैं कि सच्ची कहानी हम मान लेते हैं, और ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा है कि आप कहानी सच्ची सुना रहे हैं या लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बहरहाल, अगेन, कुछ हद तक मैं खुद फिल्टर आउट कर लेता हूँ, पकड़ में तो आ जाती है कि कौन सी लंबी लंबी हो गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप के ऊपर डिपेंडेंट है ये पूरा चैनल और ये पूरी सीरीज। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू बिजनेस। और जैसे मैं कहता हूँ कि देयर इज अनदर टाइम फॉर लॉली गैगिंग, और अभी तो बिजनेस की बात हो रही है। और सबसे पहली स्टोरी जो है वो आयशा की है, जो कि 2012 का एक वाक़या बता रही हैं अपने कज़न की शादी का। ये सुरजानी टाउन में लोग रहते थे, और उस टाइम पे ये कहती हैं कि वहाँ ज़्यादा, जिधर ये रहते थे वहाँ आबादी नहीं थी, घर बन रहे थे या बने हुए थे, लोग ज़्यादा नहीं थे, तो सन्नाटा होता था रात के अंदर। तो मेहंदी हुई थी उस घर में, और बाहर टेंट वगैरह लगा हुआ था, और शादी का समा था, शादी अगले दिन थी या उसी हिसाब से थी। घर में रिश्तेदार रुके हुए थे, बातचीत चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। बाहर टेंट में कुछ कजन्स और उनकी मामी जो थी बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, और रात काफ़ी देर हो चुकी थी। और ऐसे फंक्शंस और इवेंट्स में दिनों में तो देर तो होती है, 3-4 तो बज ही जाते हैं रात के रोज़। सिलसिला कुछ यूं था कि ये बैठे हुए थे जिस टेंट में, तो उसकी ऑपोजिट साइड एक गली जा रही थी। गली सन्नाटा था, सुनसान था, रात का टाइम तो 3 बज रहा था। और जिस तरह ये बता रहे कि इस इलाके में कोई ख़ास लोग का आना जाना भी नहीं था, और कम लोग रहते थे। तो एकदम से इनकी नज़र पड़ी, तो इन्होंने देखा कि उस गली के अंदर जो भी कुछ देर तक खाली थी, एक चारपाई डली हुई, उस पर कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने मतलब ट्रेडिशनल कपड़े पहने, कुर्ता धोती टाइप और इस तरह की पगड़ी टाइप पहनी हुई है, और वो चारपाई पे बैठे हुए हैं। इनको बड़ी हैरत हुई कि इस तरफ तो कोई चौकीदार भी नहीं है ऐसा कि जो इस तरह बैठक, और वो भी रोड के बीच में, गली के बीच में एक चारपाई डाल के बैठ जाए। तो थोड़ी देर में इन्होंने फोकस किया तो नज़र आया कि उनके एतराफ़ में ही कुछ और लोग हैं जो उस सड़क पे खड्डा खोद रहे हैं, कोई ये कुछ खुदाई कर रहे हैं। इनको बड़ी हैरत हुई कि ये मतलब ये क्या स्टोरी है। और ये उठे देखने के लिए करीब से कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ चोरी वोरी तो नहीं कर रहे। तो चप्पलें पहन के जब ये उस तरफ पलटे, मतलब टेंट में ही बैठे हुए, तो उठे चप्पल पहन के उस तरफ पलटे, तो वो लोग गायब हो चुके थे। और ये देखते ही वहाँ से पलटी मार के अंदर घर में घुस गए कि भाई ये ऐसा विद इन सेकेंड्स इतने सारे लोग कहाँ से आए और कहाँ गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी आयशा। अगली स्टोरी आ रही है हमारी उवैस साहब की, जो कि लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। ये कहते हैं कि ये भी पुलिस में काम करते हैं, इनके वालिद भी पुलिस में काम करते हैं, उनके ग्रैंडफादर भी पुलिस में काम करते थे। बहरहाल, ये इनके बेसिकली वालिद की और वालदा की स्टोरी है, जिसके वक्त की बात हो रही है, ये इनकी पैदाइश से पहले की। अब ये कहते हैं कि ये उस ज़माने में इनकी बात है कि उनके फादर अनएम्प्लॉयड थे, और इनके ग्रैंडफादर यानी कि परदादा हुए इनके, तो बल्कि ग्रैंडफादर ही, सॉरी, वो काफ़ी अमीर थे। तो वो इस बात पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़िद्दी हुए हुए थे कि बस बच्चा शादी कर ले किसी तरीके से, भले नौकरी हो या ना हो। और अच्छा बड़ा इनका घर था, जहाँ पे इस वक्त ये कहते हैं रेंजर्स हेडक्वार्टर है। उस वक्त यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं थी इस इलाके में, और ये अकेला इनका एक बड़ा घर था फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ। और थोड़ी कन्विंस करने के बाद सिलसिला बना कि भाई शादी हो गई। अब ग्रैंडफादर यानी कि इनके ससुर, इनकी वालदा की और इनके बाप, ये फादर के वालिद यानी बाप, उन्होंने छत पे एक कमरा बनाया अपने बेटे के और बेटे की बहू के लिए, कि ये वहाँ पे इनका होगा। और मतलब प्राइवेसी वगैरह सब कुछ, वहाँ पे एक अलग से कमरा बना दिया ऊपर, और ये उनकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया। कुछ अरसे के बाद इनके मतलब ग्रैंडफादर की वफ़ात हो गई, और फिर इनके फादर ने ज्वाइन कर लिया फोर्सेस को, पुलिस फोर्स को, और ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर चले गए। उस वक्त तक जो था ये पैदा हो चुके थे, और इनकी वालदा जो थी ऊपर अकेले रहती थी, और रात में कहती थी कि अक्सर ऐसा होता था, लगता था कि इनके बेड के पास बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं।
कुछ अरसे तो बातें लगीं, फिर उसके बाद तो कह के और हंसी मजाक वहाँ पे होने लगा, और ऐसा लगता था कि बाकायदा कोई पार्टी चल रही है उनके अतराफ़ में। सोना बहुत मुश्किल हो चुका था। और एक दिन ये कहती हैं कि मतलब इनकी वालदा बताती हैं इनको कि ये हाल हुआ कि इतनी ज़्यादा हंसी मजाक होने लगा कि बेजार हो गई, ये इनको लेके कमरे से बाहर आ गई। अब बाहर जैसी टेरेस में आई, थोड़ी देर के बाद इनको एक आवाज़ आई कि शोर जो है वो अंदर जो कमरे में हो रहा था वो इनके वापस करीब आने लगा, और एक आवाज़ आई कि एक बंदा कहता है तुझे लगा कि हम बाहर नहीं आ सकते तेरे पास। अब ये सुनना था तो ये भाग के नीचे चली गई, और फिर इनके शौहर अगले दिन वापस आए, उनको पूरी स्टोरी सुनाई तो उन्होंने इनको कहा कि अब ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे रहो, भले तंग है जगह और भी लोग रहते हैं इनके अंकल आंट वगैरह, लेकिन वहीं पे आप रहें। अब सिमिलरली नीचे इन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये और उनकी मतलब आंट जो थी वहीं पे नीचे थी, तो उनको ऊपर छत से आवाज़ आई कि इनके शौहर की आवाज़ में कि ऊपर आओ और जल्दी आओ। अब ये दोनों औरतें ऊपर भागती हुई गईं कि पता नहीं क्या इमरजेंसी होगी। ऊपर जाके एहसास हुआ कि वो तो ड्यूटी पे गए हैं और ऊपर कोई नहीं है, और ये फ़ौरन नीचे आईं। अब ये कहते हैं कि इसके बाद थोड़ा घर में मसले एस्केलेट होने लगे, तो इन लोगों ने फ़ौरन ही वो घर छोड़ दिया। आज भी कहते हैं ये घर जो है देखते हैं साहब, और 10 साल से तो ये भी देख रहे हैं, और वहाँ कभी कभी आना जाना होता है, लेकिन ऊपर का कोई सीन नहीं है। छत पे और ऊपर वाले कमरे में जाना बिल्कुल ममनुआ है और कोई नहीं जाता। इस घर को इन्होंने कभी कभी रेंट पे भी दिया, लेकिन 4-5 महीनों से ज़्यादा कोई नहीं रुका। और कुछ लोग तो ये भी बताते थे कि हालात ऐसे होते थे कि 20 लोग एक कमरे में सो रहे होते थे, डर के मारे कि इस तरह की यहाँ एक्टिविटी थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है फैसल साहब की, जो लाहौर से लिखते हैं, और ये 2015 की बात बता रहे हैं। बकौल इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली मतलब कोई ख़ास काम नहीं था, गर्मी शदीद थी। इनको एक इवनिंग शिफ्ट में काम मिला, नौकरी मिली एक बेकरी में, जहाँ ये काम करने लगे, और वहाँ पे छुट्टी होती थी रात के 1 बजे। अब ये वापसी की जर्नी बताते हैं कि 2.5-3 किलोमीटर का फासला था, और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। और ये कब्रिस्तान जो था बड़ा बड़ा मशहूर था। बहरहाल इनके जो दोस्त थे वो उनको उस कब्रिस्तान वाली सड़क के एक तरफ उतारते थे, उसको क्रॉस करते हुए निकलते थे, और फिर अपनी कॉलोनी पहुंचते थे। बकौल इनके कि जो ये पूरा रूट था इसके अंदर अंधेरा खूब होता था, चिमगादड़ें भी होती नज़र आती थी क्योंकि कब्रिस्तान सराउंडिंग में था, और कुत्तों की आंखें अंधेरे में से चमकती हुई नज़र आती थी, जबकि और कोई आवाज़ नहीं होती थी, और ये खामोशी से उसमें से चलते हुए जाते थे, और अपनी ही आवाज़ चलने की आती थी वहाँ। उधर डर इन जानवरों से और इन चीज़ों से कम लगता था, और सन्नाटे से इनको बहरहाल ज़्यादा लगता था। अब जब ये पूरी जगह क्रॉस कर लेते थे तो ये पहुंचते थे अपनी कॉलोनी के स्टार्टिंग में, जहाँ पे जब ये रात को मतलब छुट्टी के बाद जिस टाइम पहुंचते थे वहाँ इकट्ठा लाइटें उस वक्त बंद हो रही होती थी, और ये पहुंचते थे और उनकी आंखों के सामने वो लाइटें बंद होती थी। तो बकौल इनके कि इंतहाई ख़तरनाक किस्म का हॉरर मूवी वाला माहौल वहाँ होता था। अब स्टोरी यूँ है कि ये वहाँ जब पहुँचते थे तो वहाँ पे सामने एक मस्जिद वाली एक सड़क थी, जो कि बड़ी पतली सी एक गली साथ में उसकी जाती थी, लेकिन एक हिम्मत वसूलिया होती थी मस्जिद देख के इनको। और वो गली भी बहुत पतली थी एक आदमी के जाने की और आने की, जबकि वो दिन में एक बाज़ार था जहाँ पे अच्छे खासे लोग होते हैं, लेकिन रात में ये हाल होता था वहाँ कि बस सन्नाटा और एक गली। ये वहाँ से गुज़रते थे, बड़ी इनको मस्जिद देख के तकवीत होती थी, और सुकून से वहाँ से निकल जाते थे। अब एक दिन इवन दो इनके घर वाले इनको एक दूसरे रूट से आने को कहते थे जो लंबा था, लेकिन ये क्योंकि भूख के मारे और थके हुए होते थे तो ये शॉर्टकट लेते थे हर रात, घर वालों को झूठ बोल के कि मैं मेन रोड की तरफ से आया हूँ, इस वाली सड़क से नहीं आया हूँ। अब एक रात ये जब वहाँ से निकले और वही कब्रिस्तान पार करके जब पहुँचे, तो उस पतली गली के बीच में एक आदमी नुमा कोई शख्स खड़ा हुआ था, जिसको ये कहते हैं कि 6 फुट कुछ का कद होगा उसका, पूरा ऊपर से नीचे तक कोई सफ़ेद लिबास नुमा चीज़ पहनी हुई थी, और उसके इंतहाई लंबे बाल थे जो कि
पैरों तक या टांगों तक आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल नहीं नज़र आ रही थी और ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसको देख रहा है या कहीं और देख रहा है। ये खड़े होके 2 मिनट के लिए थोड़ा सा, मतलब आज इतने दिनों से किसी को वहाँ देखा नहीं था, तो थोड़े से हैंग हुए, फ्रीज हो गए कि मतलब ये कौन है और ये क्यों खड़ा हुआ है। तो उसको देखने लगे तो उनको एहसास हुआ कि वैसे तो अच्छा खासा घुप अंधेरा होता है वहाँ, ये आदमी अंधेरे के बावजूद इनको बड़ा मतलब क्लियरली दिख रहा है कि इसके बाल हैं लंबे और ये सब कुछ। तो इनको एक अनईजी, एक परेशानी सी फील होने लगी कि ये आखिर क्या खड़ा हुआ है यहाँ पे। थोड़ी देर ये खड़े रहे, देखते रहे उसको। उसके बाद हिम्मत करके ये आगे बढ़े कि भाई मुझे घर तो जाना ही है और इसी रास्ते से जाना है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगे तो वैसे वैसे इनको एहसास हुआ कि ये जो भी खड़ा है इसका कद लंबा हो रहा है। अब ये अल्लाह का नाम लेके बकौल इनके कि ये बस आगे सर नीचे करके चलने लगे और उस चीज़ के बराबर में से होते हुए चल पड़े। पीछे की तरफ इन्होंने नहीं देखा और स्पीड जल्दी बढ़ाते बढ़ाते ये घर पहुंचे और घर में जाके चुपचाप अपने सो गए। किसी को कुछ बताया भी नहीं कि घर वाले परेशान होंगे, और अपने ही जहन को बटोरते रहे कि शायद मैंने कुछ और देखा था, ये ऐसा नहीं था, ये वैसा नहीं था। एक्सक्यूजेस बनाते रहे कि नहीं यार ये कुछ और था। दिन में इन्होंने मार्केट वालों से बात की क्योंकि अच्छा खासा रश वाली जगह है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 25 साल पूरा पहले जो था ये तो जैसे यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी और इस तरह के वाक़यात वहाँ होते रहते थे और आज भी कुछ लोगों के घर में ये मसले मसाइल हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने अभी तक इनके वालिद इनको कई दफ़ा कहते थे कि आप मेरी इनकी मोटरसाइकिल लेके आओ, अपने काम पे जाएं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होने के लिए अपनी बाइक ख़रीदने के लिए मना कर रहे थे और पैसे जमा कर रहे थे। लेकिन इस वाक़े के बाद से अब ये अपने वालिद साहब की बाइक पे ही जाते थे और काम पे, और वहीं से उसी बाइक पे दूसरे रूट से, मेन रोड वाले से आते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है उमर साहब की, जो कि लिखते हैं कि जब इनके नाना और नानी ज़िंदा थे और उन 80s की बात होगी, तो नाना इनके जो थे वो अपने दोस्त के घर पे रात में बैठे हुए थे और खाना वाना खाने के बाद दोनों दोस्त, नाना और उनके दोस्त, आपस में गप्पे लगाने लग गए और एक दूसरे को जिनों की कहानियाँ सुनाने लग गए। काफ़ी लेट हो चुका था लेकिन मामला चल रहा था बड़ी तेज़ी के साथ, और उस कमरे में बकौल इनके एक बुक शेल्फ भी था इसी तरह, और उसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। कहते ही ये हैं कि जब ये पूरा सेशन हो गया, काफ़ी लेट हो गया, तो नाना इनके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है लेकिन मैं ये सब कुछ मानता नहीं हूँ, ये कहानियाँ हैं जो मैंने सुनी और मैंने सुनाई, लेकिन ये सब फजूल है और ये ऐसी बातें हैं। ये बोल के वो जाने लगे तो वो उस बुक शेल्फ में से एक किताब खुद से नीचे गिरी। अब उसके गिरने को इतना कुछ सर पे सवार नहीं किया और इग्नोर किया कि ऐसे ही गिर गई होगी वटेवर, कि वही गिरी हुई किताब एकदम से उड़ती हुई, मतलब ज़मीन से ऐसे किसी ने जैसे फेंकी हो, इनके सर के पास से गुजरी और गिर गई पीछे जाके। अब ये देखना था, दोनों दोस्त उधर से निकल के बाहर भागे और उनके जो दोस्त थे जिसके घर पे ये सब हो रहा था, तो उन्होंने कहा बड़े ज़ोर से इनको, इनके नाना को, कि तुम्हें ये बातें मेरे ही घर में आके करनी थी ना। अब ये सुन के वो थोड़े शौक में थे, शर्मिंदा भी थे, और दिमाग में सब चल रहा था कि यार ये क्या हुआ, हो सकता है ये दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा हो। इस तरह की बातें करते करते वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उनको एहसास हुआ कि इनकी जेब में कोई कागज़ है। कागज़ जब बाहर निकाला तो उससे अजीब तरीके से पेंसिल से लिखा हुआ था कि अब मान लिया। और ये देख के वो बिल्कुल खौफज़दा हो गए और उन्होंने कहा, मतलब अलल ऐलान किया, मैं मान लिया ये होता है सब कुछ, जिन होते हैं ये सब कुछ। मगौल इनकी नानी के पास आज तक वो कागज़ रखा हुआ है, और मैं तो यही बोलूँगा कि वो कागज़ की एक तस्वीर तो ज़रा भेजें कि हम भी देखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी हमारी दोस्त मरियम की आ रही है, जो कि काफ़ी एक डिफरेंट स्टोरी है और काफ़ी सैड स्टोरी है। इट्स नॉट योर टिपिकल स्टोरी, तो वैसा मत इसको समझिएगा। बहरहाल कहानी ये है कि ये बताती हैं कि इनके फादर के 4 भाई बहन थे, मतलब सिबलिंग्स थे, 2 भाई 2 बहनें।
पार्टीशन के टाइम पे इनके बड़े भाई यानी फादर के, इनके ताया जो थे वो कराची में नौकरी किया करते थे और वहीं सेटल हो गए, और ये फोर्सेस में थे तो ये इंडिया में ही सेटल हुए। फिर इनकी जो फुप्पोएँ थी दो, वो बया के अलग अलग शहरों में चली गई। अब आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पहले तो बड़ा मेल मिलाप होता था, इनके जो भाई थे वो इंडिया आते थे मिलने मिलाने, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और इसी तरह क्या कहते हैं, इश्यूज क्रिएट होते गए और बहरहाल डिफरेंस होने लगा, बहरहाल मिलना मिलाना बंद हो गया। एनी हाउ कुछ वक्त गुजरा, इनके जो बड़े ताया उनके यहाँ उनका एक बेटा हुआ, एक ही औलाद थी उनकी, हसन नाम था उनका, और वो आज भी कराची में हैं, प्रोफेसर हैं बड़े और सब कुछ। अब ये बताती हैं कि जब 2000 मतलब 97 में इनके फादर जो थे वो रिटायर हो चुके थे फोर्सेस से, सन 2000 में इनकी अपनी शादी हुई थी, और उसी के मतलब आसपास इनके जो चचा थे, बड़े अब्बा जिनको ये कहती थी, वो इंतकाल कर चुके थे। और बड़ी अम्मी यानी इनकी ताई जो थी वो पहले ही इंतकाल कर चुकी थी, और इनके जो कज़न कराची में रहते थे हसन, वो अकेले थे, और उनकी भी शादी का वक्त मतलब तय हुई भी थी, शादी वक्त था और अकेले थे वो। अब क्योंकि ये एक बड़ा ऑब्वियसली शादी वगैरह एक बड़ा डीपली पर्सनल सब्जेक्ट होता है, हर बंदा चाहता है कि उसकी फैमिली, क्लोज फैमिली उसके साथ हो और जिसके वालिद वालिदैन ना हो, तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की अपने चचा से कि आप इंडिया से मेरी शादी के लिए आएँ, और मतलब एटलीस्ट मेरे साथ कोई तो हो जो मेरे ददियाल का हो या मेरे फैमिली का हो। तो ये रिटायर हो चुके थे और ये हिम्मत कर मतलब चले गए उसकी शादी के लिए। अब ये कहती हैं लगभग 1 महीना वो वहाँ रहे और मतलब खूब बदपरहेजियाँ की, डायबिटिक थे, और जब वापस आए इंडिया तो बीमार पड़ चुके थे और सीधा अस्पताल गए। और अस्पताल में भी क्या कहते हैं, ये एक अजीब ही हालत में मतलब पहुँच गए, सेमा कोमा में चले गए कुछ अरसे के बाद, और 1-2 महीने के बाद। और आखिरी वक्त में जब इस तरह इनका होश होता था और आता जाता रहता था, तो ये बातें करते थे कि कुर्सी खाली कर दो, मेरे बड़े भाई आए हैं, या उनकी छोटी बहन आई हैं, और या उनकी दूसरी बहन आई है, जो कि सब इस वक्त तक इंतकाल कर चुके थे, दुनिया में नहीं थे। और अपने बच्चों को बोलते थे कि मतलब इनको सलाम करो या जगह दो, या इस तरह की बातें। ये सुन के सब बड़े हैरान होते थे, लेकिन एक कहा ये जाता था कि भाई इनके यहाँ एक बिलीफ के लेने मतलब जो बंदे का वक्त करीब होता है तो उसके अपने उसको नज़र आते हैं प्यारे जो उसको लेने आए हैं। बहरहाल इसी तरह की ये बातें की, और जिस रात इन्होंने कि भाई इनकी छोटी बहन जमीला आई है वगैरह वगैरह, उसके अगले दिन फजर पे इनके फादर इस दुनिया से चले गए। ये बात 2001 की है। अब ये कहते हैं वक्त कटने लगा, ये ख़ुद भी मतलब इनके 2 बच्चे हो गए शादी के बाद, इनकी छोटी बहन कहीं चली गई और सब कुछ हो गया। ये अपनी वालदा के घर में शिफ्ट हो गई क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी और आगे पीछे कोई नहीं था, और ये और इनके शौहर दोनों जॉब कर रहे थे, बच्चे घर पे नानी के साथ होते थे, बहुत अटैच थे, और इस तरह का एक सिलसिला चल रहा था। 9 साल गुजर गए थे इनके फादर की डेथ को, और ये कहती है इनके फादर घर में जब भी होते थे तो कुर्ता शलवार मतलब इस तरह की इनका ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करते थे, और मतलब कोई कभी किसी और हुलिये में इनको देखा नहीं। नवंबर 2010 की ये बात बता रही हैं कि इनके फादर को 9 साल हो चुके थे। इनकी वालदा बहुत हंसी मजाक करने वाली खातून थी, बड़े जिंदा दिल खातून थी, और अक्सर मतलब टीवी देख रही होती थी वगैरह। लेकिन इनका जो सेटअप था, किचन एक कॉरिडोर एक लाइन में बना था कि किचन था, उससे आप स्ट्रेट देख सकते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, और बीच में ओपन एरिया में लिविंग रूम था। एक दिन इन्होंने ये किचन में काम कर रही थी, इन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम जिसमें अंधेरा था उसमें कोई आदमी बड़ी उम्र का कुर्ता शलवार पहना हुआ इनके फादर की तरह टांग पे टांग रखा बैठा है। इन्होंने देखा, इग्नोर किया, अपने काम में लग गई। जो इनकी बेटी जो कि 8 साल की होंगी मेरा ख्याल है, वो टीवी लॉन्च में शायद बैठी हुई टीवी देखनी थी लिविंग रूम में, तो वो आके उसने ये बात की कि मैंने कोई बड़े उम्र के शख्स को देखा है
जो कि ऐसे हुलिये में, तो ये डर गई, इन्हें पूरे घर में लाइटें वाइटें जलाई, दुआएं लगाई और सब काम शुरू किया। इनकी ये स्टोरी जब इन्होंने अपनी वालदा को सुनाई तो इनकी वालदा ने वो हंस के बोला कि शायद तुम्हारे अब्बा आए हैं, डरने की क्या बात है, और हो सकता है कि ये किसी को लेने आए हो, और हंसी मजाक में ये बात टाल दी। अब ये नवंबर का टाइम था, सर्दी इनके यहाँ आ चुकी थी और इनकी वालदा की आदत थी कि रोज़ नहाने की। तो ये लोग जॉब पे गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था। इनकी वालदा, क्योंकि हीटर, गैस हीटर जो वॉशरूम का था वो काम नहीं कर रहा था, गीज़र, तो वो पतीले में पानी गर्म करके वॉशरूम की तरफ जा रही थी, और शदीद खौलता हुआ पानी था, और वहाँ जाके वो किसी तरह गिर गई, पानी उनके ऊपर गिर गया, खौलता हुआ कुछ हो गया। नेबर्स ने इनको कॉल की, ये भागती हुई घर पहुँची, और वालदा इनकी झुलस चुकी थी और कमर से नीचे तक, और बड़ा बुरा हाल था। और वालदा ने इनको कहा कि मेरा शायद आखिरी वक्त चल रहा है और तुम्हारे बाप मुझे लेने आ गए हैं। उसके बाद वो कोमा में चली गई और वेंटिलेटर पर रही 17 दिन तक, और फिर इनका इंतकाल हो गया। अब ये कहती है इतने साल बीत चुके हैं इस बात को भी अब, और वो बात इनसे भुलाई नहीं जाती जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैडी उनको लेने आए, और वही बात कि अपनों को उनके अपने दिखते हैं लेने आए हैं, और ये क्या सिलसिला है, ये अभी तक इनके लिए मिस्ट्री है। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जो कि इनके घर में हुआ जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो थैंक यू मरियम फॉर शेयरिंग दिस टेल, एंड इट्स अ वेरी मूविंग एंड सैड टेल। काफ़ी जगह पे ये स्टोरी मैंने सुनी है ऐसा होते हुए, मैंने खुद विटनेस भी एक जगह की है। ऑब्वियसली दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन वही कि फ़लाँ खड़े हुए या फ़लाँ खड़े हुए या फ़लाँ खड़े हुए। लेकिन हो सकता है और भी लोगों ने ये विटनेस किया हो, मैं तो ये किया है। तो हो सकता है कि भैया आपको आपके अपने लेने आते हैं जब आपका आखिरी टाइम होता है, ताकि आप घबराएं नहीं कि अब जाने का टाइम है। तो बहरहाल थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है परम साहब की धेली से। ये बताते हैं कि इनके 4 ऑफिस कोलीग्स थे जिनका प्लान बना अगस्त 2021 के अंदर कि कहीं घूमने चलते हैं, और ख़ासकर घूमने राजस्थान चलते हैं, क्योंकि इनमें से एक जो साहब थे अर्जुन, उनके शायद वहाँ पे करीब में एक गांव था, इनके मामा का वहाँ कोई घर था जिसको ये मतलब वहाँ पे कोई केयर टेकर था जो उसको देखभाल करता था। तो ये वहाँ चारों जाएंगे और वहाँ से आगे घूमने फिरने जाएंगे, कुछ जिस तरह प्लान्स होते हैं। कोविड का सीज़न गुजरा था, बैठे बैठे बोर हो चुके थे, तो बस एक आउटिंग चाहिए थी, भले कुछ भी हो। तो प्लान बन गया कि चारों दोस्त अर्जुन, इम्तियाज़, दीप, साहिल साहब जो हैं, ये चारों राजस्थान जा रहे हैं। और ये यहाँ से निकले और राजस्थान पहुँचे तो 3 बज रहे थे, और सीधा ये उस गांव पहुँचे जो जयपुर से पहले था, और वहाँ पे इनके मामा के, अर्जुन के मामा के घर पहुँचकर उतरे। थके हुए थे शदीद। केयर टेकर मौजूद था, लेकिन केयर टेकर कहना ये था कि वो रात को वहाँ नहीं रुकता और अंधेरे से पहले वो अपने घर चला जाता है। तो बहरहाल इन्होंने रूम रेडी करवाया और वहीं पे जाके लेट गए, और 5 बजे के करीब केयर टेकर ने इन्हें उठाया कि भाई कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ है तो बता दो, क्योंकि अंधेरा शुरू होना है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इन्होंने पूछने की कोशिश की, उसने बोला दुकानें भी बंद होती हैं, सब कुछ बंद होता है, रात में यहाँ कोई बाहर नहीं होता, सब अपने अपने घरों में होते हैं, और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो सिलसिला कुछ ये है कि जो आपको चाहिए अभी बता दें, हम अरेंज कर लेंगे और सब हो जाएगा। इस पे उसने ये भी कहा कि रात को आप छत पे भी नहीं जाइएगा। अब ये बहुत ज़्यादा 4 आदमी और रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन, रात को घर से बाहर नहीं निकलना, अंधेरे में छत पे नहीं जाना, जो चाहिए अभी कर लो, बाकी इंडोर्स रहना। अब इन्होंने कुछ पूछगछ की जिस पे उसने जवाब दिया कि आप लोग तो शहर से आए हैं, ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, हमारी बातों पे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ख़तरा है, तभी आपको मना कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी बातें हुई, इन्होंने काफ़ी हद तक सुनी, अग्री किया, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ कि अच्छा ठीक है आप जाएं, हम देख लेंगे। और एक वही वाली बात कि पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन अब आए हैं तो हम देखते हैं। अब समझ ले मगरिब को जो टाइम होता है ना, अंधेरा से पहले का टाइम, शाम का टाइम,
तो ये चारों छत पे चले गए और दो इनमें से अर्जुन और साहिल साहब जो हैं वो सिगरेट पीने वाली पार्टी थी, तो वो एक तरफ कोने पे खड़े हो गए छत पे सिगरेट पीने लगे क्योंकि बड़ा अच्छा व्यू था वहाँ। और ये बाकी दो दोस्त एक तरफ खड़े हो गए, अपनी कोई बातों में लग गए। थोड़ी देर में अंधेरा शुरू हुआ, अंधेरा छाने लगा, तो इन्होंने उन दोनों को आवाज़ दी कि बस सिगरेट जल्दी पियो और नीचे आओ। उसने मना किया कि छत पे नहीं रहना, और ये दोनों नीचे उतर गए। नीचे जाके इन्हें वक्त का एहसास नहीं रहा, फ़ोन वगैरह पे लग गए अपने अपने, ये इम्तियाज़ और दीप साहब, और काफ़ी टाइम पास हो गया। बकौल इनके कि 8 साढ़े 8 बजे मतलब इनका टाइम भी पास हो गया। ये लोग नीचे थे, फिर इनको एहसास हुआ कि ये जो हमारे दो दोस्त हैं ऊपर, वो इतनी देर से क्या कर रहे हैं, कितनी सिगरेटें पियेंगे। तो ये उनको बुलाने के लिए सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने लगे। तो नीचे से जो दरवाज़ा नज़र आ रहा था छत का खुला हुआ, वो बंद था। ऊपर जाके इन्हें दरवाजे को फोर्स करने की कोशिश की तो वो खुले नहीं, लाते मारी, धक्के मारे, वो ना खुला। आवाज़ें भी लगाई उन दोनों को, लेकिन ना खुला। और ये अजीब सी हरकत देखते हुए देखते 2 स्टेप सीढ़ी से नीचे उतरे कि क्या ड्रामा है, तो वो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। हैरत की बात यह थी कि इतनी लाते घुसे मारने के बावजूद जो चीज़ नहीं खुल रही थी वो बड़े आराम से खुल गया। बहरहाल इन्होंने ज़्यादा इस पर सोचा नहीं, हिम्मत करके ऊपर चढ़े तो देखा कि छत के एक कोने पे इनके दोस्त अर्जुन पड़े हुए बेहोश, और दूसरे कोने पे इनके दोस्त जो है साहिल साहब, वो बेहोश पड़े हुए। इनको ये देख के बड़ा डर लगा, बड़ी हैरत हुई, और जल्दी से उनकी तरफ गए, पानी लेके आए और उनको छींटे मार के उठाया। जिसमें से एक दोस्त जब उठा तो वो चिल्लाता हुआ जल्दी से भागा, और इसी तरह दूसरा नीचे भागा। और ये फिर वापसी छत से जब जाने लगे तो कुंडी लगाई और नीचे उतर गए। कमरे में जाने के बाद सब एक ही कमरे में आ गए। हालत सबकी बड़ी ख़राब थी, तो फैसला हुआ कि सब एक ही कमरे में रहेंगे। और इसी बात पे सारी लाइटें वाइटें अंदर की जला के ये लोग बैठे हुए थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर छत पे ऐसा हुआ क्या था। जवाब कोई मिल नहीं रहा था। आखिरकार थोड़ी देर बकौल इनको शांत करने के बाद साहिल साहब ने जवाब दिया कि हम छत पे खड़े हुए थे, अपनी बातों में लगे हुए थे। एहसास हमें हो नहीं रहा था कि टाइम क्या होता, अंधेरा हो चुका था। हम सिगरेट पी रहे थे, बातें करते करते हमारी नज़र एक छत पे पड़ी 6-7 घर दूर। तो उधर एक कोई साहब, वही राजस्थानी कपड़ों में, खड़े हुए छत पे इनकी तरफ देख रहे थे। क्योंकि अंधेरा था तो समझ में भी नहीं आ रहा था, और वो बंदा खड़ा हुआ था। हमें लगा कि केयर टेकर जो है वो छत पे खड़ा हमें देख रहा है कि हम क्या छत पे गए थे रात में कि नहीं, मतलब अंधेरे के बाद। तो हमें बड़ा अजीब लगा और हम थोड़ा आपस में बातचीत कर रहे थे। और जैसे ही हमने एक दूसरे की तरफ देख के कोई बात की और वापस उस तरफ मुड़े, तो वो बंदा जो 6-7 घर दूर था, अब वो 3-4 घर के फासले पे एक और घर की छत पे खड़ा हुआ था। हमें बड़ा ऑड लगा इन बकौल इनके, कि बहुत ऑड लगा कि ये क्या हुआ। और हम यही सोचने में लगे हुए थे कि शायद अंधेरे में हमें गलत फहमी हुई है, वो वहाँ नहीं यहाँ खड़ा हुआ था। और ये करते करते वो मज़ीद करीब एक घर के आ गया। अब ये दोनों हैरत से उसको देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो बंदा सिर्फ इन्हीं को देख रहा है, कि देखते ही देखते वो बंदा इनकी नज़रों के सामने गायब हो गया। अब जब ये हुआ तो ये भाग के नीचे उतरने की तरफ गए कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ। और दरवाजे पे पहुँचे तो दरवाज़ा था बंद, जो कि खुल ही नहीं रहा था। खींचते रहे उसको, लेकिन वो नहीं खुला। बकौल इनके इन्होंने अपने दोस्तों की भी बहुत आवाज़ें लगाई कि गेट खोल दो और ये कर दो, लेकिन वो सिलसिला नहीं हुआ। और जब ये पलटे तो वो आदमी बिल्कुल इनके करीब खड़ा हुआ था और इनको देख के क्या कहते हैं मुस्कुरा रहा था। इनके दोस्त साहिल जो थे वो बस समझ ले चंद कदम के बाद साइड पे बेहोश होकर गिर गए, और ये दूसरे कोने की तरफ छत की भागे। जब ये अर्जुन दूसरे कोने की तरफ भागे, और मतलब पीछे देखते हुए भागे हुए और रुके, और जैसे ही पीछे बंदा देखता हुआ भाग रहा होता है, एकदम से सामने पलटता है तो वो बंदा उनके सामने आ गया, और उसको देख के बिल्कुल ये बेहोश होकर गिर गए। ये स्टोरी उन्होंने अपने दोस्तों को सुनाई कि हमारे साथ तो ये हुआ था। ये सुनने के बाद ये मज़ीद डर गए, और बस फैसला हुआ कि बस बहुत हो गया, हम वापस जा रहे हैं अगले दिन। और ये लाइटें वाइटें सब जला के एक कमरे में बैठ गए। नींद तो किसी को आ नहीं रही थी, डर के मारे बुरा हाल था।
अब ये कहते हैं कि उसी वक्त सीढ़ियाँ, क्योंकि घर के अंदर सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियों पे एक परछाई नज़र आने लगी, जैसे कि कोई आदमी नीचे उतर रहा है या ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियों पे। अब देख तो रहे थे कि नज़र आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उसको जाके देखेंगे आखिर ये होगा है अंदर कौन आ गया है घर में। ऊपर छत के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई, फिर सीढ़ियों पे चहलकदमी फील हुई कि कोई उतरा जो चढ़ा। उसके बाद वापस कोई सीढ़ी से ऊपर गया और छत का तेज़ी से दरवाज़ा खींच के बंद किया। मतलब एक पूरी दहल आवाज़ घर में गूंजी कि किसी ने पटक के दरवाज़ा बंद किया। बहरहाल रात थी, हिम्मत नहीं हुई और ऐसे जैसे करके इन्होंने रात गुजार ली। जब सूरज की रोशनी निकली, सुबह का टाइम हुआ, तो हिम्मत करके ये लोग छत की तरफ गए देखने, क्योंकि ये जब उतर रहे थे तो कुंडी लगा के उतरे थे। और उसके बाद ये सब होना, इनको एक शक था कि शायद दरवाज़ा खुला हुआ है, तो हमारा वहम है कि हम मतलब कोई आया, वो दरवाज़ा हवा से हिल के बंद हुआ होगा और हम बिला वजह अपने आप को डरा रहे हैं। जब जाके इन्होंने सीढ़ी की तरफ रुख किया, ऊपर देखा, तो दरवाजे पे कुंडी वैसे ही लगी हुई थी जैसे ये लगा के नीचे उतरे थे। उसी वक्त इनके केयर टेकर साहब वापस आए, उनको वापस चाबी पकड़ाई गई कि भाई हम जा रहे हैं। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने अपने रात का वाक़या बताया। उसने इन्हें कहा कि वापस जाके किसी बड़े से या किसी बड़े पंडित से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मसला और ख़राब हो जाएगा और यहाँ फिर आ नहीं सकोगे। बहरहाल ये फिर भी गए और ये सब किया। कुछ इनको पूजा करने को और पढ़ने को बोला गया ताकि ये सब इनसे दूर रहे। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये 2 वीक का ट्रिप 2 दिन में ख़त्म हो गया। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद अब ये वापस पलट के वहाँ कभी जाएंगे भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है रजत साहब की, जो कि अपनी वालदा की स्टोरी सुना रहे हैं। और ये उनके बचपन की स्टोरी है वालदा की। अराउंड 80s का ज़माना था, ये होंगी 13-14 साल या इस तरह का कोई एज ग्रुप होगा। अमृतसर पंजाब साइड पे ये रहती थी और इनका बेसिकली स्कूल आना जाना होता था। और स्कूल काफ़ी एक लंबा रास्ता था, घंटा आधा घंटा, घंटा हाफ एन आवर और समथिंग इनको लगता था। थोड़ा बीच में से जंगल पार्क टाइप एरिया से गुजर होता था। अब ये एक दिन ऐसा हुआ कि ये वापस घर जा रहे थे, लेकिन अब इनको जो था वॉशरूम जाना था, यानी हाजत थी तो रिलीव हर सेल्फ। बहरहाल इनकी साथ में दोस्त थी, वो इनको बोलती रहीं कि यहीं कहीं बैठ जाओ, यह है फलानी जगह जंगल टाइप पार्क सा ये बना हुआ है, इधर बैठ जाओ, ये कर लो। तो बहरहाल वो मना करती नहीं, कि वालदा मना करती हैं। बहरहाल इनकी दोस्त ने इनको बोला कि इतनी अजियत में जाने से बेहतर, और अभी भी आधे पौने घंटे का सफ़र बाकी है, बस जान छुड़ाओ। तो वो उसकी बातों में आके उन्होंने किसी कॉर्नर पे जाके कुछ किया और घर चली गई। घर जाने के बाद सब नॉर्मल था, सब ठीक था और सब गुजर गया। अब लेटे, उसके बाद बुखार, एक दिन मतलब अगले दिन बुखार हो गया अचानक से। और फिर बुखार होने के बाद अजीब अजीब बातें करने लगी कि वो देखो वो कौन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या हो रहा है। और बकौल उनके कि कुछ लोग उनको नज़र आने लगे जो आपस में लड़ रहे थे और उनके हाथ में हथियार भी थे, तलवारें थी टाइप चीज़ें, और पहलवान जैसे अजीब से लोग थे, बड़े खौफनाक किस्म के। अब ये छोटी थी और वो उनको कभी लड़ते हुए अपने सामने देखती, कभी छत पे देखती, कभी दीवारों पे देखती, और इस तरह की बातें होती रहती। लेकिन बहरहाल बुखार उतरा, नॉर्मल होने लगी, तो इनको स्कूल वापस भेजा गया। अब ये स्कूल गई, स्कूल जाके इन्होंने यही बातें शुरू की इन लोगों के सामने कि स्कूल हुआ के बच्चों के सामने बता रही हैं कि दीवार पे ऐसा हो रहा है, या फलां जगह ऐसा दिख रहा है, या फलां जगह ऐसा दिख रहा है। और स्कूल वालों ने भी अजीब अजीब बातें करने लगी कि ये कैसी बातें कर रही है, मेंटली ये कहीं खिसक गई हैं, ये वगैरह वगैरह हो गए। अब ये और इनके अलावा इनके और भी 2 भाई बहन थे, वो रातों में अब डरने लग गए कि भाई ये रात में कैसी कैसी बातें करती है, इनको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मतलब ऑब्वियसली कोई बंदा बोले कि एक आदमी मुझे नज़र आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तलवार से एक दूसरे आदमी को मार रहा है, या यूं कर रहा है, या ऐसे आंखें दिखा रहा है। तो बच्चे बच्चे होते हैं, वो डरना शुरू हो चुके थे और रात गुजारना बहुत मुश्किल हो गई थी। सबकी नींदें हराम हो चुकी थी घर में। कि इनकी वालदा ने इनको सबसे पहले अपनी बेटी यानी इनकी वालदा को स्कूल से उठवा लिया कि भाई स्कूल जाना बंद करो, लोग क्या बातें करेंगे कि एक जवान होती हुई लड़की जो है उसको दौरे पड़ रहे हैं।
और फिर एक दिन उनको अपनी नानी के यहाँ जाना था, नानी की वो तबीयत वगैरह पूछने के लिए, तो इनको साथ ले गई कि दूसरे गांव जाके हो सकता है कुछ माहौल बदले, तो कुछ दिमाग से ये फतूर जो है, ये दौरे जो पड़ रहे हैं कि लोग नज़र आने के, वो निकले और डर इसका कुछ कम हो। अब वो दूसरे अपने अपने घर लेके चली गई, वहाँ पे अपनी वालदा वालिद को बताया, नाना नानी को इनके, कि ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी कि दिखता क्या है, लोग आते हैं रात में 3 और ऐसे हौलनाक खतरनाक पहलवान जैसे लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, आवाज़ें लगाते हैं और इस तरह की चीज़ें। नाना ने कुछ नहीं बोला और नाना फिर यही कहा कि मैं कल अगले दिन यानी इनको लेके जाता हूँ एक बाबा जी एक संधू के पास, और वो बड़े मशहूर हैं इस गांव में, एक झुग्गी में रहते, थोड़ा सा गांव से हटके, और बड़े मतलब पहुँचे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, नहीं जानते ये वहाँ। अब ये लड़की यानी कि इनकी वालदा खुद बताती हैं कि मैं वहाँ पहुँची, और एक दीप में से जिस तरह स्मेल आती है और वो आता है, वो एक सेंट इनके नाक में है उस झुग्गी के पास, यानी झुग्गी के एंट्रेंस पे उस आदमी के। और उसके बाद इनकी आंख खुली है दोबारा, होश में ये आई हैं जब ये अपने नाना के घर में वापस मौजूद थी। बीच में क्या हुआ इनको नहीं पता। बहरहाल ये खुशी खुशी घर चली गई, और घर पे पता चला कि इनकी वालदा वहाँ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि जब वो अंदर लेके गई, ये एक ट्रांस जैसे स्टेट में आई, उस आदमी ने, उस बाबा ने पहले इनसे कुछ पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर बहुत अग्रेसिवली चीज़ें पढ़ते हुए पूछा, तो उसने फिर बताया कि मैं जो हूँ, हम 3 लोग हैं, मैं एक नहीं है, और हम इसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारी जगह को ख़राब किया, अब हम इसको ज़िंदगी भर डराएंगे, जब तक ये अपनी खुद जान ना ले ले। हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। बहरहाल उस संधू ने इनके साथ बात की, सब कुछ किया, जो रिचुअल्स हैं सब कुछ है वो पूरे किए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने एग्रेसिवली कुछ चीज़ें पढ़ी गई और रिचुअल्स किए गए, जिसको ये क्रियाक्रम वगैरह के रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो करते हैं, वो सारी की गई, जिस पे उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को तो छोड़ देंगे, लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब ये कहते हैं ये दिन था। उसके बाद इनके नाना ने वापस जाके मतलब पूछा, तो उस झुग्गी का और उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं था। और उस दिन के बाद से जब ये अपनी क्या कहते हैं नवासी को वहाँ लेके गए थे, उसके बाद से उस आदमी का कभी दोबारा जिक्र मतलब कोई नज़र ही नहीं आया कि वो आदमी गया कहाँ। और कहते ये हैं कि जिस रात ये उसको उसके यहाँ से लेके आए थे नवासी को वापस, तो एक तो आंधी आई थी, और उसके बाद से वो आदमी गायब है, और शायद कभी किसी को दोबारा मिला भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है एनोनिमस साहब की, जो बताना नहीं चाह रहे वो कौन है। वो बताते हैं कि 70s में इनके मदर एंड फादर की शादी हुई, और बेसिकली लव मैरिज थी, पंजाब के गांव से इनका ताल्लुक़ था। जब स्कूल ख़त्म किया इनके मदर एंड फादर ने, उसी वक्त दोनों जो थे वो इन लव थे, और फैसला ये हुआ कि वो कॉलेज के लिए लखनऊ जा रहे थे, और वापस जब आएंगे तब जाके वो शादी कर लेंगे। ये बात थोड़ी बहुत फैलने लगी घर में, और क्या कहते हैं उनकी ताई जो थी इनके वालिद साहब की, उस ज़माने में मतलब जो ताई थी, उन्होंने फिर बड़ी गुस्सा हुई और अपने शौहर को बोला और दूसरों को बोला कि भाई ये किन लड़कियों के चक्करों में ये पड़ गया है, और ये मतलब मामला ख़त्म कराओ, क्योंकि वो अपनी बहन से कराना चाहती थी। और सिमिलरली लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई इनकी वालदा की, और वहाँ भी एक ये सिलसिला शुरू हो गया कि भाई ये तो मतलब बदनामी है, ये है वो है, और इनके लड़के के आने से पहले किसी और से इनका मामला फिट करा के ख़त्म करो। बहरहाल इनके जो छोटे भाई थे, यानी इनके छोटे चाचू जो हैं, उन्होंने ये बात अपने भाई को बता दी। वो वापस आए, उन्होंने अपने वालिद यानी ग्रैंडफादर को सारी स्टोरी बताई, और इन लोगों की शादी हो गई, और ये सारा कुछ टल गया। अब इनके ग्रैंडफादर एक एजुकेटेड आदमी थे, इन्होंने दोनों लड़का लड़की को पढ़ाई में लगा के रखा, और इनकी वालदा ने बैचलर्स इन नर्सिंग की, और सिमिलरली फादर भी काम करते थे, और दोनों की साथ एक हिल स्टेशन टाइप एरिया में गवर्नमेंट नौकरी लग गई, और ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए।
अब वो बड़ी अच्छी सीनिक जगह थी और ऐसी जगह पे बस इस पे ज़्यादा फोकस हुआ कि भाई अब फैमिली बढ़ाते हैं। और पहला जो बच्चा इनका पैदा हुआ वो डिलीवरी के टाइम पता चला कि वो बच्चा मुर्दा है, यानी वो डिलीवरी से कुछ देर पहले मर गया। अब अफसोस बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा ये वक्त आया और जब दोबारा एक बच्ची पैदा हुई तो वो डिफॉर्म थी। उसका विंड पाइप और जो फूड पाइप जो होता है वो डिफॉर्म था। वो ना खा सकती थी और खाती तो वो सांस में जाता और वो सांस नहीं ले सकती थी और वो बेचारी ज़्यादा अरसे नहीं ज़िंदा रही, चंद दिन के बाद वो मर गई। इसके बाद वो कपल यानी इनके वालिद वालदा दोनों एक मतलब डिप्रेशन में चले गए कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ वो मुर्दा और मर गया फ़ौरन। तो इनकी वालदा ने छुट्टी ले ली काम से और इनके वालिद जॉब पे जाते रहे। ये सोच के इस चीज़ पे ज़्यादा सोचा नहीं गया कि भाई ये मॉर्निंग में है, बच्चे दो ज़ाहिर सी बातें मरे हैं किसी के घर में तो क्या हालत होगी उसकी। लेकिन वक्तन फ़वक्तन कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गई। जब इनके वालिद वापस घर आते तो घर के सारे टैप्स जो होते थे वो खुले हुए होते थे और वो पानी उनमें बह रहा होता था। और सिमिलरली किचन से बाथरूम तक पानी पानी, कमरे में पानी, इस तरह का सिलसिला था। वो आते थे, कन्फ्रंट करते थे, सब कुछ होता था। वो आगे से ऐसा है मतलब एक इम्प्रेशन आता था कि उनको पता ही नहीं होता था ये किसने किया और कैसे हुआ और कब हुआ। एक और चीज़ ज़रूर होती थी, जब वो वापस आते थे तो ये टेरेस की दीवार पे बैठी हुई जंगल की तरफ देख रही होती थी और हंस भी रही होती थी अपने आप, मतलब कुछ बातें कर रही होती थी जंगल की तरफ देखते हुए, क्योंकि बड़ी ऑड सी बात थी। अब इनके वालिद तो बड़े साइंटिफिक आदमी थे, मतलब इनके जो हैं और जो बता रही हैं, तो शुरू में तो इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज लग रहा था कि भाई ये बच्चे मरने की वजह से थोड़ा सा इशू है, थेरेपी देखना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि वो रात में सोते में से एकदम से उठ के बैठ जाती, हंसती, फिर खुद ही रोती, कुछ बात करती, सो जाती, और एक अजीब फ्रस्ट्रेटेड माहौल होने लगा था जो कि समझ में नहीं आ रहा था ये किस डायरेक्शन में चीज़ जा रही है। इनके फादर ने फिर किसी अपने कॉलीग से बात की कि यार ये मेरे साथ घर में हो रहा है सब कुछ, तो उसने इनको कहा कि ये कुछ सुपर नेचुरल है, जो कि ये मानने को तैयार नहीं थे। तो फैसला ये हुआ कि ये घर पे आएंगे इनके, और फिर दोस्त जब आ जाएंगे तो कुछ देर के बाद फिर एक पंडित आएगा जो दोस्त का जानने वाला था, फिर वो बताएगा कि एक्चुअली इस घर में हो क्या रहा है। इन्होंने कुछ आगे अपनी वाइफ को नहीं बताया, बस बताया कि रात में इनके एक दोस्त आएंगे जो कि डिनर के लिए आ रहे हैं, नॉर्मल बैठक के लिए आ रहे हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने पूरी अरेंजमेंट की, सब कुछ किया, और ये लोग डिनर टेबल पे रात में वो जब घर आए तो बैठे, और मतलब सब नॉर्मल बातचीत चल रही थी, सब कुछ था। ये बैठे खाना वाना खा रहे थे कि जो कैजुअल टाइम था जिस वक्त पंडित ने आना था, तो वो टाइम हुआ और पंडित ने घर पे इनके बेल बजाई। बेल बजाने के फ़ौरन बाद जो इनकी वाइफ या इनकी वालदा, उन्होंने जो खाना रखा हुआ था उठा के इनके दोस्त के मुंह पे फेंका और मारने की उसे कोशिश की। और जब उनको रिस्ट्रेन किया गया, रोका गया, तो उन्होंने इनको आगे से बोला कि तू मुझे निकालेगा, मैं तब तक इसमें से नहीं जाऊंगी जब तक मैं इसको मार नहीं देता। ये बोल के वो एकदम से कॉम डाउन हो गई। पंडित अंदर आया, उसके बाद कोई गुंजाइश बची नहीं थी कि ये हो क्या रहा है, और फिर ये पूरी स्टोरी हुई। इन्होंने फिर अपने वालिद को यानी ग्रैंडफादर को इनके बताया कि भाई ये हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन इनको गांव बुला लिए जल्दी। अब जब ये गांव आ गए, सब कुछ हो गया, तो एक बड़े पंडित और बाबा जी टाइप के एक आदमी को बुलाया गया जो कि जिसने कहा कि ये ब्लैक मैजिक का असर है और उसको ये तोड़ेंगे आज रात। तो जब ये तय हो गया कि रात को वो आएंगे साहब और वो ये सब तोड़ दे, रात में तोड़ करेंगे, तो इनकी ताई खुद से इनके दादा के पास गई और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि मैंने इस लड़की पे कुछ करवाया था कि इसकी औलाद ना हो और शादी ना हो। बार शादी हो गई, लेकिन फिर ये हो गया कि औलाद ना हो, ताकि ये किसी तरीके से आपका जो लड़का है उसको छोड़ दे और मैं अपनी बहन से इसकी शादी करा दूं। लेकिन ये मैंने गलती कर दी और माफ़ी तलाफ़ी हुई। ग्रैंडफादर बहुत इनके गुस्से हुए, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, और रात में अब वो आदमी है तोड़ करने आ रहा है, वो करेगा। वो रात में आया तो उस आदमी ने बताया, क्योंकि इनकी वालदा ने अब एक आदमी की वॉइस में उसको देखती बात करनी शुरू की, और उसने बताया कि मैं एक सुसाइड केस था, मैंने ख़ुदकुशी की थी और मुझे इस औरत के अंदर ट्रैप कर दिया है कि जब तक ये आदमी, इसको मैं मारूंगा नहीं, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मैं इसलिए इसमें हूँ।
तो उस पंडित ने उस चीज़ को निकाला, इनके अंदर से आज़ाद किया ताकि ये नॉर्मल हो, और उसके बाद इनके 3 बच्चे मज़ीद पैदा हुए, जिसमें सबसे छोटे वो हैं जिन्होंने ये कहानी हमें भेजी है। तो वही वाली बात है कि इंसान ही इंसान का सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है। विद दिस इज़ जिनकास्ट 137। आई होप यू लाइक्ड इट, और उम्मीद है आप लोग ईमेल करेंगे अपनी स्टोरियाँ, और हम पढ़ेंगे और इस तरह रिसाइड करेंगे। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।